Institute. Hello. Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग बेटा. हाँ जी. बेटा आपने आज हम लोग मोशन इन 1D स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सर तो आपने बेटा क्या क्या किया है पहले थोड़ा बताएंगे मुझे? सर अभी तक तो स्टार्ट भी नहीं किया. नहीं, आपने वेक्टर्स किए हुए हैं बेटा? नो सर. नो. हाँ जी बेटा बोलो. आपने वेक्टर्स थोड़ा बहुत आइडिया है आपको वेक्टर्स का? नो सर. नो. अच्छा. तो 11th में आके आपने बेटे कौन कौन से चैप्टर्स किए हैं, क्या किया? फिजिक्स स्टार्ट बिल्कुल नहीं हुई है क्या? नो सर, फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई. चलो ठीक है बेटा. तो अभी जैसे आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एक्चुअली वेक्टर्स. ऑल्दो एनसीईआरटी में ये 2 डायमेंशन में गिवन होता है, ठीक है ना? तो मोशन इन 1D हमें करना है, बट विदाउट नोइंग वेक्टर्स अ बिट, है ना, वी कांट स्टार्ट दिस टॉपिक. सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ फॉर द टॉपिक वेक्टर्स. ओके. तो आपको एटलीस्ट एडिशन तक आना चाहिए बेटा, है ना? वेक्टर एडिशन तक थोड़ा सा आना चाहिए. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा वेक्टर से. तो आर यू रेडी? यस सर. आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं बेटा. तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स. तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं डेफिनेशन की कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है. तो थोड़ा सा भी आइडिया बेटा है? 9th में जैसे कुछ आइडिया होगा, पहले पढ़ा था. क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज? Vector in physics are quantity that has both magnitude and direction. ओके गुड. और यहाँ पे हम लोग एक चीज और ऐड करते हैं, दे ऑल्सो फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके. और क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि ऐसी कुछ क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, है ना? ऑल तो अभी हमें भी आइडिया नहीं है कि भाई लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन एग्जैक्टली क्या है, तो वो चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे. तो चलो पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं. तो वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज, आर द फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction and which also follows the laws of vector addition. ठीक है. और इफ एग्जांपल, तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं बेटा? कुछ क्वांटिटीज का नाम बताओ. चलिए मैं कुछ बताऊं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेट्रा. तो बहुत सारे टर्म्स हैं. लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स. तो ग्रेजुअली हम जैसे 11th में आगे बढ़ेंगे तो these टर्म्स है ना आएंगी हमारे सामने एंड विल क्लियर. ओके. तो वेक्टर क्वांटिटी आ गई की डेफिनेशन हमारे सामने है. आर द फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and direction and which also follows the laws of vector addition. और स्केलर की डेफिनेशन क्या होगी? तो स्केलर्स are the physical quantities which are described completely
by magnitude alone. जिन्हें completely बताने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए केवल उनका मैग्नीट्यूड ही रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज का जो एग्जांपल है बेटा वो क्या है? जैसे टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ओके। कुछ और बात कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ही बोल सकते हैं, जैसे वर्क, एनर्जी। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमें मिलेंगे। कुछ आपने सुना भी होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। अब आता है कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड। तो यहां लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे बेटा वेक्टर क्वांटिटी का? एक एरो से, एक एरो से। तो एरो के जैसे 3 पार्ट है बेटा, क्या क्या है? टेल, दिस इज बॉडी एंड दिस इज हेड, ठीक है ना। तो हेड भी है, टेल भी है, और इसका जो लेंथ है लाइन का जो बॉडी कहते हैं। एंड ये टेल क्या बताता है, ये तो हमें पता होना चाहिए। तो टेल गिव्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ द वेक्टर, ओरिजिनेशन ऑफ द वेक्टर, जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है। बॉडी क्या है या बॉडी की लेंथ क्या है? इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, so it gives the magnitude। और जो हेड है वो क्या देता है? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो इसे बेटा नोट भी कर लीजिए, और साथ साथ कुछ पूछते हैं, पूछते रहिए। तो यहाँ मुझे बताते रहिएगा कि आपने कंप्लीट यहाँ तक गुड कर लिया है। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सर हम ये तो पिछले क्लास में कर चुके हैं। अच्छा, पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या, मुझे पता नहीं एक्चुअली कि नए स्टूडेंट्स हैं या पुराने हैं, तो कितने कौन कौन है, क्या क्या कर लिया आपने? वेक्टर सारा कर सर लिया? हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर लिया था वेक्टर्स का। अच्छा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी आपने कर लिया था, चलिए ठीक है। आई थॉट कि कोई नया स्टूडेंट भी है तो मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तक हम लोग कर चुके हैं। तो फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से शुरू करते हैं, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट था वो था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, या वो भी मैंने बताया था? नो सर, हमने ये स्टार्ट नहीं किया था। ये स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। चलिए चलिए हेडिंग लिखते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो मीनिंग है वो क्या है? तो जिसे हम लिखेंगे नहीं कहीं पर, हम अंडरस्टैंड करने के लिए समझेंगे। माइंड में एक थॉट कितना रखेंगे इसे, कि भाई जो इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर होता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द वेक्टर और द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, राइट। तो इसे समझाने के लिए मैं पहले छोटा एग्जांपल लूंगा, उसके बाद फिर हम लोग इसको फॉर्मली देखेंगे कि रिजॉल्व पार्ट क्या होता है। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, एंड यू आर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा? नो सर। नो, ठीक है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ है, किस डायरेक्शन में? तो डेफिनेटली वी आर मूविंग द एक्स डायरेक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट इज इन द एक्स डायरेक्शन। तो अगर मैं कहूं कि आप एक्स में अगर मूव करते हैं और वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, तो क्या इस डिस्प्लेसमेंट का कोई इफेक्ट है इन द वाई डायरेक्शन? भाई आप मूव करो एक्स में या ना करो, डजंट मैटर एज फार एज वाई इज कंसर्न, बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो ये आपका डिस्प्लेसमेंट था इन द एक्स डायरेक्शन, इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है इन दी वाई डायरेक्शन।
तो whenever component is there then effect is there, है ना? किसी वेक्टर का एक कॉज इफेक्ट में जैसे हम लोग बात करते हैं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो चेंज इन पोजीशन होगा। अगर y में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग, विल से कि अगर वी आर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस द कंपोनेंट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन इज 0। और सिमिलरली अगर y में मूव करते हैं तो आप कह सकते हैं भाई हाँ x में कंपोनेंट 0 है। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. बट इफ यू मूव अलोंग दिस लाइन, सपोज ये O है और ये कोई लाइन है और यहाँ पे 2 पॉइंट्स में ले लेता हूँ A एंड B, तो आई आस्क यू कि इफ यू मूव फ्रॉम A टू B, है ना, आपका डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल किधर हुआ है? A टू B, तो क्या आपका x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है? क्या कहेंगे आप? यस, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट निकालते कैसे? चलो ये देखते हैं पहले कि हम लोग x कोऑर्डिनेट, यहाँ से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, एंड दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A, और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B। एंड सिमिलरली अगर मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, दिस इज द परपेंडिकुलर लेंथ, देन दिस लेंथ इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B, दिस इज YA, एंड अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो दिस इज YB, ठीक है ना। तो A के कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? XA, YA, और सिमिलरली B के लिए क्या लिख सकते हैं? XB, YB। तो अब हम देख सकते हैं कि as we move from A to B, the x coordinate is changing. That is, इस डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट है in the x डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है मतलब पोजीशन चेंज हुई है, और पोजीशन चेंज हुई है मतलब इस डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट है in the x डायरेक्शन। ऑल्दो मैं डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ले रहा हूं, बट इट इज ट्रू इन जनरल, सभी वेक्टर्स रिलेटेड टू वही। तो भी अंडरस्टैंड करना है इस केस में पर्टिकुलरली कि इफ यू मूव फ्रॉम A to B, आपका अगर x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है तो आई विल से कि the component of this displacement A to B is there along the x-axis. Then this length is called Sx. If this is the displacement S, then the component of this displacement on the x-axis is this length Sx, जो मैंने ग्रीन लाइन से शो किया है। एंड सिमिलरली अगर ये वाला पार्ट हम देखें तो इसको मैं कह सकता हूं Sy। तो Sx क्या है? Component of S in the x direction, ठीक है ना। कंपोनेंट कह सकते हैं या रिजॉल्व पार्ट कह सकते हैं, तो यहां इसको लिख लेते हैं, और रिजॉल्व्ड पार्ट, ठीक है। और सिमिलरली Sy क्या हो जाएगा? कंपोनेंट ऑफ S in the y डायरेक्शन। तो आई होप ये क्लियर हो रहा है कि अगर A to B आप मूव करते हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट का जो इफेक्ट है या कहीं कंपोनेंट है या रिजॉल्व पार्ट है वो है एक्स डायरेक्शन में, और इसे निकालने का जो तरीका है वो क्या है? A और B से यानी एक्सट्रीम से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, और इस लेंथ को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ द AB ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो अभी मैं लिखवा दूंगा, लेकिन पहले आप अंडरस्टैंड करें कि A to B अगर आपने मूव किया है तो जो उसका प्रोजेक्टेड लेंथ आई है ऑन द एक्स एक्सिस, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ S इन द एक्स डायरेक्शन, एंड सिमिलरली Sy हो गया कंपोनेंट ऑफ S इन द y डायरेक्शन। तो इसे नोट भी कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन माइंड में आता है वो पूछ सकते हैं। चलिए जी, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब आगे मूव करते हैं और जनरल मेथड देखते हैं भाई कि कैसे निकालते हैं कंपोनेंट्स। तो फिर से मैंने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब इन जनरल मैं क्या कर रहा हूं, एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, हम जल्दी आर बोल देते हैं वेक्टर को, ठीक है, आर। और जैसे मैंने अभी एक तरीका सिखाया कि अभी हमने क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप्स करने हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और इस लेंथ को हमने कह दिया आर एक्स। सिमिलरली यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और इसे हमने कह दिया आर वाई। और आर एक्स का देखो डायरेक्शन क्या होगा, एरो इस तरफ है ना, तो दिस इज द एरो ऑफ द आर एक्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वाई। तो इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना।
तो इस लेंथ को मैं आर एक्स बोल सकता हूँ, इसे मैं आर वाई बोल सकता हूँ। और अगर मैं इस वेक्टर को पीछे एक्सटेंड करूं और ये मान लो एंगल थीटा बनाता है विद द एक्स एक्सिस, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ठीक है ना। ये पैरेलल लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप देख पा रहे होंगे, तो दिस इज आल्सो थीटा। तो यहां से अब देखते हैं कि आर एक्स, अब हमें पता लग चुका है कि एक्स कंपोनेंट है, अब आर और थीटा से इसे रिलेट करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं cos थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोट। तो बेस हो गया आर एक्स, हाइपोट हो गया आर, यानी आर एक्स आ गया आर cos थीटा। सिमिलरली साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, तो यहां से आर वाई आ गया आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा इज द वाई कंपोनेंट एंड आर cos थीटा इज द एक्स कंपोनेंट। तो पहले कंपोनेंट का मतलब मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, और फिर हमें देखना है कि भाई वर्किंग रूल क्या है, हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो नोट कर लीजिए, आर एक्स इज द एक्स कंपोनेंट and its value is r cos theta, and ry is the y component and value is r sin theta. तो अभी मैं टू डायमेंशन में केवल x और y में बात कर रहा हूँ, z एक्सिस को मैं बीच में नहीं ला रहा, ठीक है ना, लेके आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए नोट कर लिया बेटा। अब ट्रायंगल लॉ से आप देख सकते हैं कि आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर cos थीटा आई कैप, और ये y कंपोनेंट क्या है, तो आर साइन थीटा जे कैप। आई और जे में भी एक्सप्रेस कर लीजिए, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है। क्या मैंने बताया बेटा, आई जे के में एक्सप्रेस करना वेक्टर को। साथ में थोड़ा इंटरेक्ट करते रहिए बेटा, हाँ या ना बोलते रहिए। Yes, sir. नोट कर लें तो बता दें, हाँ सर नोट कर लिया है, समझ लिया है। Yes, sir, कर लिया है। चलिए, सर तो आई यहाँ पर हैव अ हाँ, डाउट। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे आई और जे क्या है? अच्छा आई और जे क्या है, तो आई है यूनिट वेक्टर इन अलोंग दी प्लस एक्स एक्सिस एंड जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दी प्लस वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिट वेक्टर क्या है तो क्या कहेंगे। आइडिया कुछ बेटा, यूनिट वेक्टर क्या होता है। A unit vector is a vector of length 1, something also called a direction of vector. Okay, unit vector is a vector whose magnitude is 1, you have said right, and it is used to give the direction of a vector, ठीक है। तो जिससे मैं आपको ये बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब ये अगर हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज सपोज द जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हम शो करते हैं वो होता है आई कैप, तरीका होता है ये लिखने का, ये होता है जे कैप, है ना, और इधर जो होता है वो होता है के कैप। अच्छा इसका फायदा क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले भी एग्जांपल लिया होगा लेकिन मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 10 न्यूटन आई कैप या 10 आई कैप न्यूटन। चलिए मैग्नीट्यूड एक साथ करता हूँ, डायरेक्शन एक साथ,
तो देखिए इस फोर्स को देखकर आपको क्या पता लगता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन है, और डायरेक्शन यानी आई कैप हमें ये बता रहा है कि भाई ये फोर्स लग किधर रहा है ना, इन विच डायरेक्शन इट इज एक्टिंग। तो इट इज एक्टिंग टुवर्ड द प्लस एक्स एक्सिस। ये देखो अच्छे से क्लियर कर लेना। अब जैसे कोई दूसरा कोई फोर्स है, मान लो एफ डैश, इट इज 20 न्यूटन जे कैप, 20 न्यूटन जे कैप। तो क्या समझ में आता है इसे देख के? भाई ये वो फोर्स है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 20 न्यूटन है, और इसका डायरेक्शन क्या है? along the plus y axis, यानी प्लस y के पैरेलल है, along the plus y axis है j cap। तो j cap is the unit vector along the plus y axis, I cap is the unit vector along the plus x axis and so on, है ना? k भी है along the plus z direction। क्या बताइए, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना? तो अभी जो डायग्राम मैंने बनाया था वो क्या बनाया था? r था इधर, और ये वाला वेक्टर जो होता है ना, ये था rx, और ये जो वेक्टर था ये क्या था? ry। अब ट्राइंगल लॉ तो बेटा पता है ना कि नहीं मालूम? बता दो। यू नो द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? तो ट्रायंगल लॉ पता होना चाहिए थोड़ा सा। जैसे कि अगर मान लो ये पहला वेक्टर है, इसका ये टेल है, ये हेड है, ये दूसरा आर वाई है जिसका टेल इधर है, हेड इधर है। तो जो आर होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आर एक्स प्लस आर वाई। ठीक है? यस अब जो ये सर। हाँ, आर एक्स जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अभी भी मैंने बताया था आर कॉस थीटा के बराबर है, और डायरेक्शन क्या है? अलोंग दी प्लस एक्स एक्सिस। तो उसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा आई कैप। और जो आर वाई वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था? आर साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या था? जे कह रहा हूँ, वाई कह रहा हूँ। तो ये हम कंप्लीट आई और जे में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेक्टर आर। तो वेक्टर आर कैन रिटन एज आर cos थीटा आई कैप प्लस आर sin थीटा जे कैप। क्या ये क्लियर है? यस सर। तो इन जनरल अगर कोई भी वेक्टर है, मान लो जैसे ये मैंने लिख दिया, ये आर एक्स है, आर वाई है, और ये आर जेड है। तो आर एक्स हो गया बेटा, इसका एक्स कंपोनेंट हो गया। ठीक है ना? ये कंप्लीट इसका एक्स कंपोनेंट है, ये कंप्लीट इसका वाई कंपोनेंट है, और ये कंप्लीट इसका जेड कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट्स वाला बात लिख लेना। तो दिस होल थिंग इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर, इज द एक्स कंपोनेंट, दिस इज वाई कंपोनेंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंड दिस इज जेड कंपोनेंट। चलिए, तो अभी हम सीख रहे थे रिजॉल्व करना, वेक्टर को रिजॉल्व करना। और ये अभी हमने सीखा कि भाई एंगल अगर हमें मालूम हो तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जिसमें इस डायग्राम पे वापस आता हूँ, तो इसे क्लियरली देखिए। आर एक्स था आर कॉस थीटा, और ये था आर साइन थीटा। अब हम एक जनरल मेथड सीख रहे हैं, यानी एक छोटा सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हमें मिल सकते हैं? हाउ मेनी कंपोनेंट्स वी कैन हैव ऑफ अ सिंगल वेक्टर? क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट्स वी कैन हैव ऑफ अ सिंगल वेक्टर। तो क्या आंसर देना चाहोगे? एक सिंगल वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स निकाले जा सकते हैं या होते हैं? 3। चलिए, आपने कहा 3, मे बी आपके माइंड में आया एक्स वाई एंड जेड। अच्छा, और कुछ, और कोई आंसर? चलिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 3 आता है माइंड में। बट चलिए, मैं अभी आंसर भी दे देता हूँ, लेकिन आंसर देने से पहले मैं आप कुछ यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज स्पेस में मेरे पास कोई वेक्टर है आर, ठीक है, और मैंने अभी एक्स वाई जेड एक्सिस कुछ स्पेसिफाई नहीं की, कौन सी एक्स है कौन सी वाई है। बट राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द कंपोनेंट इन दीज डायरेक्शंस। वो डायरेक्शंस क्या है वो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। चलो, ये देखिए मैंने, तो ये मैंने पहली लाइन ड्रॉ की, और मैंने कहा कि दिस वेक्टर आर इज मेकिंग एंगल थीटा 1 विद दिस लाइन। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर आर अलोंग दिस लाइन? सिमिलरली मैं 2-3 लाइनें और खींच देता हूँ, जैसे एक दूसरी लाइन ये खींच देता हूँ, तीसरी लाइन अगर मैं खींचूं, चलिए ये ले लेता हूँ मैं,
ठीक है ना, ये 3 लाइनें मैंने ड्रॉ, इनमें से कोई भी एक्स एक्सिस नहीं है एक्चुअली, या वाई नहीं है या जेड नहीं है, बट एंगल्स जो हैं वो चलो ये कंप्लीट थीटा 3 है, और ये वाला हम थीटा 2 ले लेते हैं यहाँ तक, दिस इज थीटा 2। तो अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमें कंपोनेंट्स निकालने हो तो हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्शन डालते हैं ऑन दैट लाइन। फॉर एग्जांपल जैसे ये था, सपोज अगर वेक्टर यहाँ होता है ऐसे, तो हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं दोनों, और ये हमारा क्या होता है, कंपोनेंट। और अगर यही वेक्टर ऑरिजिन से पास हो रहा होता और मुझे एक्स कंपोनेंट निकालना होता, तो एक एंड तो ऑलरेडी ऑरिजिन पे है, तो उसको तो हमें यूज करना नहीं है, तो हेड से हम यहाँ डालेंगे परपेंडिकुलर, एंड दिस लेंथ विल बी कॉल्ड एज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन। देखो इस पॉइंट को क्लियर कर लो। पहले पहले ये वाला डायग्राम, जब मैंने स्पेस में कहीं एक वेक्टर आर बनाया, तो मैंने बताया था कि एक्स के अलोंग अगर हमें कंपोनेंट चाहिए तो दोनों एक्सट्रीम से हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर्स, और जो ये लेंथ इंटरसेप्ट होगी ऑन द एक्स एक्सिस, दैट विल बी द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर इन द एक्स डायरेक्शन। और अगर वेक्टर का एक एंड ऑरिजिन पे ऑलरेडी है, तो केवल हमें हेड से ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा ऑन द एक्स एक्सिस, एंड दिस लेंथ विल गिव अस द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर इन द एक्स डायरेक्शन। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो मैंने 3 लाइनें बना रखी हैं, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। तो लाइन 1 से जो ये आर एंगल बना रहा है वो है एंगल थीटा 1, और लाइन 2 से जो एंगल बना रहा है वो है थीटा 2, और लाइन 3 से जो एंगल बना रहा है वो थीटा 3। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इट्स कंपोनेंट अलोंग द लाइन L1, L2 एंड L3। तो मेरा मेथड क्या है भाई, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ऑन द लाइन L1। तो पहले मैंने L1 पे लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एंड वी नो कि भाई ये अगर ये एंगल थीटा हो या आर हो, तो दिस लेंथ इज आर कॉस थीटा, है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, ये होता है आर कॉस थीटा। इट मींस ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज आर कॉस थीटा 1। ठीक है ना, ध्यान से देखो, अगर इस लाइन से ये एंगल थीटा 1 बना रहा है और मैंने हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ऑन दिस लाइन, तो जो ये लेंथ इंटरसेप्ट हुई है, मतलब वेक्टर का जो प्रोजेक्शन आया है ऑन दिस लाइन L1, तो ये लेंथ होगी आर कॉस थीटा 1। तो आर कॉस थीटा 1 हो गया कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग द लाइन L1। देखो बेटा क्या क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, अब जो लाइन 2 है ना, वहां पर डालेंगे परपेंडिकुलर, यानी यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, एंड दिस लेंथ इज नाउ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा 2। होगा या नहीं होगा? अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो आर तो बन जाएगा हाइपोट, है ना, और ये एंगल होगा Yes. थीटा, तो जो ये लेंथ आएगी वो आर कॉस थीटा आएगी ना। Yes. Yes, sir. अब तीसरी लाइन पर डालना है तो भाई यहाँ भी डाल दो परपेंडिकुलर, यहाँ डाल दिया तो ये वाली लेंथ कुछ आई, और इसको मैंने नाम दिया आर कॉस थीटा 3। तो 3 तो मैंने आपके सामने कंपोनेंट बना दिए इस वेक्टर आर के। और अगर मैं पूछूं कि ये पॉइंट अगर O है, तो इस O से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं, हाउ मेनी लाइंस, तो जितनी भी लाइनें मैं पास करवाऊंगा, अभी तो मैंने 3 करवाई हैं, L1, L2, L3, तो जितनी भी लाइन में पास करवा सकता हूं, that many components I can have of this vector. So now my question is, how many lines I can pass to this point O? Infinite. बहुत बढ़िया, शाबाश एकदम। तो यानी एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, हम एकदम सोच सकते हैं इनफाइनाइट लाइंस। सो नाउ आवर आंसर इज, so if I ask you how many components we can have of a single vector, so the answer is Infinite. कितना? Infinite. इनफाइनाइट। क्योंकि अगर इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं O से, तो हमें तो प्रोजेक्शन ही डालना है ना, हमें क्या करना है, हमें तो प्रोजेक्शन डालना है। तो अगर प्रोजेक्शन हम डालेंगे तो हमें कंपोनेंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो if infinite lines are possible that will pass through O, so we can have infinite component of this vector R. ओके, तो ये हमें अंडरस्टैंड भी करना है और ये लिख लेना है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वहीं पे वापस जाएंगे और आंसर लिख लेंगे। चाहे तो यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज अ वेक्टर कैन हैव infinite components, और रीजन भी लिख लेना चाहो तो लिख लो, as infinite lines are possible that are passing through the point O, as infinite lines are possible
that can pass through O. तो चलिए लिख लेते हैं। चलिए बेटा लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब अगर आपने लिख लिया है तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ बेटा, और जैसे आपको लगे टाइम आउट चाहिए तो आप बिल्कुल ले लीजिए, मान लीजिएगा। चलिए तो मैं आगे चल रहा हूँ। तो एक वर्किंग रूल की तरह सीखना है कुछ। क्या सीखना है कि अगर मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास है और कोई वेक्टर आर है, तो आपको एक ही रूल याद रखना है कि अगर आपको थीटा मालूम है विद दैट लाइन, so the component of the vector along that line is r cos theta, यानी कि ये हो गया r cos theta, r axis r cos theta। मैं साइन वाला रूल याद ही नहीं रखूंगा, मैं केवल याद रखूंगा क्या, cos। क्या मतलब है मेरे इस कहने का कि अगर ये कंप्लीट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में देखो बेटा एंगल 90 है, तो दिस एंगल विल बी नाउ 90 माइनस थीटा, कह सकता हूं ऐसा? Yes, sir. तो यहां अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये जो भी कंपोनेंट आएगा ये आर वाई होगा। और अभी अभी मैंने एक वर्किंग रूल लिया कि भाई मैं तो केवल कॉस ही लूंगा, जिस डायरेक्शन में भी मुझे कंपोनेंट चाहिए, आई विल जस्ट फाइंड आर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो दिस इज आर, तो ये हो जाएगा आर कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, तो आर वाई हो गया आर कॉस 90 माइनस थीटा। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि कॉस 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है? क्या होता है? 0. नहीं नहीं, साइन थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक बेसिक वाली मालूम है आपको बेटा थोड़ी बहुत, या मैथ्स में आप कर रहे हैं? आप पीसीएम के हैं स्टूडेंट के पीसीबी के हैं? PCM. पीसीएम के है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा ही हुआ है आप लोगों ने, आपको आइडिया होगा कि जो cos Sir, ऑफ I'm 90, from PCB. यू आर फ्रॉम पीसीबी, बट आपने बेटा 10th में पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा? Yes, sir. अदरवाइज मैं मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा दूंगा, है ना, उसमें मैं ये सब चीजें बताऊंगा। बट अभी फिलहाल ये जान लो कि जो cos ऑफ 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा होता है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला है, ये जानो। तो यहाँ से जो मुझे आर वाई मिला वो मिला आर साइन थीटा। यानी ये पॉइंट मैं क्या एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि हमें ये लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है कि एक्स में जो कंपोनेंट होता है वो आर कॉस थीटा होता है, वाई में जो होता है वो आर साइन थीटा होता है। क्यों ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि समटाइम्स वाई से एंगल दे देंगे और बच्चे ने याद किया होगा कि एक्स एक्सिस से कॉस थीटा होता है, अब गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर ये आर है और थीटा वाई से है तो वाई कंपोनेंट विल बी नाउ आर कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट व्हिच इज एक्स बिकम्स आर साइन थीटा। इट ऑल डिपेंड्स कि एंगल कहां से दिया है, किस एक्सिस से दिया है। तो इसे याद रखना है आपको कि जिस एक्सिस से भी, जिस लाइन से भी एंगल आपको थीटा गिवन है, तो उस लाइन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो होगा आर कॉस थीटा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलिए, तो कंपोनेंट लेना अब हमें आ गया, कंपोनेंट का मीनिंग हमें अब समझ में आ गया
कि भाई इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसका जो बहुत कॉमन सा एक है कि अगर मान लो कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, तो सपोज ये मैंने बनाया एक्स एंड वाई एक्सिस और मैंने कहा कि जो वेक्टर है वो एक्स के अलोंग है, ये है वेक्टर मान लो आर। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ आर इन दी वाई डायरेक्शन? क्या होगा, क्या करोगे? क्या होगा आर वाई? 0. क्योंकि आपने क्या किया, आर कॉस 90 और कॉस 90 होता है 0। और अगर मैं आपसे कहता आर एक्स क्या है, तो आप कहते हैं आर कॉस 0 और कॉस 0 होता है 1, तो ये आर ही हो जाता, ठीक है ना। तो यानी जो वर्किंग रूल है हमारा वो हर जगह काम करने वाला है और 90 डिग्री पर कंपोनेंट 0 होंगे। इसका काफी बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, बहुत जरूरत पड़ने वाली इस पॉइंट की, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये बात हम समझ गए हैं कि हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपोनेंट्स, राइट। Yes, sir. चलिए, तो जब रिजॉल्व पार्ट आ गया है और ये भी समझ में आ गया कि रिजॉल्व पार्ट्स आने के बाद आईजे के में एक्सप्रेस कर लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लास्ट क्लास अगर आपने दोनों ने अटेंड की थी क्या? Sir, I've attended the last class. यू अटेंडेड द लास्ट क्लास एंड आप बेटा आपने अटेंड किया है? आपने नहीं किया ना, आपका फर्स्ट क्लास है ये, या दोनों ने अटेंड किया था लास्ट क्लास? व्हाट आर यू सेइंग, यू हैवंट अटेंडेड और यू हैव अटेंडेड? कुछ आवाज मुझे क्लियर नहीं आई। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर जो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई वेक्टर आई जे के में एक्सप्रेस है तो आपको उसके कंपोनेंट्स लेने आते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड लेना आता है क्या? सपोज ये वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए क्या होगा? हाँ जी, अगर आपको पता है तो बताएं। क्या होता है भाई मैग्नीट्यूड? आइडिया नहीं है ना? आप लोगों के जवाब नहीं आते भाई। चलिए, तो ये हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला मैं देता हूँ, इसका डेरिवेशन जब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये क्लियर रखो कि अगर कोई वेक्टर आईजे के में एक्सप्रेस्ड है तो उसका मतलब क्या होता है, दिस क्वांटिटी इज द एक्स कंपोनेंट, दिस इज द वाई कंपोनेंट एंड दिस इज द जेड कंपोनेंट। और एक बार आपने आईजे के में एक्सप्रेस कर लिया तो आपके लिए एडिशन सिंपल हो जाता है, जैसे अभी तक हम लोग एडिशन की ही बात कर रहे हैं, डॉट और क्रॉस अभी हमने बात की नहीं है। तो अगर मैं आपको एक सवाल दूं सिंपल सा कि भाई वेक्टर ए जो है वो सपोज क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और वेक्टर बी जो है वो क्या है, वो है मान लो i प्लस 2j प्लस 3k। तो अगर मैं इन्हें ऐड करना हो, a प्लस बी रिजल्टेंट निकालना हो, इन्हें वेक्टरली ऐड करना हो, तो क्या करना चाहिए भाई, क्या बता सकते हैं? तो जैसे नॉर्मल अलजेब्रा होता है, लाइक टर्म्स आर एडेड, वो यहाँ पे हम करेंगे, यानी 2i में i ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3i Sir, 3i. बिल्कुल सही। और ये 3j प्लस 3i 2j क्या हो plus जाएगा? 5j plus 5j 7k. plus 7k। वेरी गुड। और ये मान लो रिजल्टेंट है ए और बी का, ठीक है ना। तो अभी मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला बताया, अगर डेरिवेशन आपको नहीं भी मालूम है डजंट मैटर, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बता दूंगा, डेरिवेशन में बता दूंगा आपको। तो ए जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर, है ना। ये फॉर्मूले की तरह लर्न रखो। तो जैसे मैं आपसे कहूं अगर कि भाई ए का मैग्नीट्यूड निकालो ऊपर वाले सवाल में, तो आप क्या करोगे, आप 2 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे और अंडर रूट ले लोगे। तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, 3 का आता है 9 और ये हो गया 16, तो ये हो गया √29, ठीक है ना।
तो अगर आपसे कोई कहे कि वेक्टर ए आई जे के में एक्सप्रेस्ड है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप कहेंगे √29। और यही अगर मैं आपसे कहूं कि बी का मैग्नीट्यूड क्या है, तो इजी है, बोलो भाई। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर द रूट, तो ये आ गया 1 + 4 + 9 यानी √14। तो ये 9 है, तो ये √14 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बी का मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर मान लो a + b का मैग्नीट्यूड निकालना है यानी r का निकालना है तो भी निकाल लेंगे ना। 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर अंडर रूट। यानी अब हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो गया कि अगर 2 3 4 6 जितने भी वेक्टर गिवन है IJK में गिवन है तो उन्हें ऐड करना है, तो ट्रायंगल लॉ, पैराग्राम लॉ या वो सब करने की जरूरत नहीं है। ये एक कॉमन अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया, सिंपल अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया, जो बोलता है कि लाइक टर्म्स आर एडेड। तो हम बस आई ऐड करेंगे, जे में जे ऐड करेंगे, के में के ऐड करेंगे और हमें कंप्लीट वेक्टर IJK में मिल जाएगा। और अगर IJK में कंप्लीट वेक्टर मिल गया तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो आई का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे और हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्या मेरी बात बेटा समझ में आ गई? यस सर। राइट। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। जैसे मान लो एक सवाल देता हूँ, मैं फिर से लेता हूँ। कोई वेक्टर P है जो कितना है I + 2j - k है और जो Q है वो है मान लो 2I + j और +3k। और आपको ये आपको मिलेंगे क्वेश्चंस एक्चुअली स्कूल में जो एग्जाम होते हैं, जो आप है ना, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आपको निकालना है 2p + q की वैल्यू आपको निकालनी है। मान लो p - 2q की वैल्यू। चलो ऐसा करते हैं, तो आपके सामने p और q गिवन है और आपको 2p + q की वैल्यू निकालनी है और आपको p - 2q निकालना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और फिर सबसे पहले देखते हैं कि कैसे निकालने वाले हम लोग, है ना, प्लस कैसे करने वाले हैं। तो पहला फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे भाई, हमें निकालना था 2p + q। तो पहले तो हम ट्वाइस और p वेक्टर कंप्लीट लिख देंगे I + 2j - k और यहाँ है +q विच इज 2I + j + 3k। तो समझ लो भाई, ये सब क्लियर है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, इसे 2I + 4j आ जाएगा -2k आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा बेटा 2I + j + 3k। अब हमें क्या करना है, हमें I में I ऐड करना है। तो 2I + 2I हमें दिख रहा है, ये हो गया 4I और j के लिए क्या हुआ 4j + j यानी कि 5j और -2k + 3k ये हो जाएगा प्लस का k। तो पहले देख लो बेटा कि आपको ये क्लियर है। तो ये हमने निकाला है 2p + q का वैल्यू। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब क्या सेकंड पार्ट आप लोग कर सकते हैं बहुत आराम से? सर मैंने कर लिया। कर भी लिया है, और शाबाश। तो p - 2q बस चेक कर लेते हैं इसे। तो p - 2q क्या होगा, तो p हो जाएगा हमारा I + j यानी 2j - k और माइनस ट्वाइस ऑफ q एंड q इज 2I + j + 3k। और अब हम बहुत आराम से देख सकते हैं कि ये तो खैर I + 2j - k है
और ये हो जाएगा माइनस का 4i माइनस 2j एंड माइनस 6k। तो फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, i माइनस 4i ये हो जाएगा माइनस का 3i और 2j और माइनस 2j कैंसिल हो गया और k क्या बचा बेटा, k आया माइनस 7k। क्या यही आंसर है? चेक कर दो भाई। Yes, sir. I've got the same answer. अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एकदम देख लो भाई, दोनों लोग देखो अच्छे से, कोई डाउट हो तो एकदम पूछो। यानी अब हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया वेक्टर्स को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, अगर वो IJK में एक्सप्रेस्ड हैं। Sir, done. चलिए यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पहले भाई नॉर्थ में गए 3 मीटर, फिर ईस्ट में गए, फिर नॉर्थ ईस्ट गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना? सुना हुआ ना ऐसे क्वेश्चंस? Yes, sir. तो एक सवाल देखते हैं जरा, और पहले जरा मीनिंग भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सब होता क्या भाई, नॉर्थ ईस्ट सब। तो ये देखो कि हम जो डायरेक्शंस होते हैं ना, वो देखो ऐसे होते हैं। यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ है मान लो साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट, ठीक है? तो अगर कोई बोलता है, और जैसे मैं इसके पैरेलल ले लूं कि चलो भाई इसे एक्स एक्सिस मान लेंगे, ठीक है ना? सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अगर गिवन हो कि कोई पहला कोई डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है, 20 मीटर, 20 मीटर ड्यू ईस्ट। यानी पहला कोई पर्सन है जो डिस्प्लेसमेंट करता है 20 मीटर ड्यू ईस्ट, और फिर क्या करता है वो 30 मीटर ड्यू नॉर्थ जाता है, ठीक है ना? ड्यू नॉर्थ। तो अगर हमसे कोई कहे कि भाई नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या करेंगे, S1 प्लस S2 कर देंगे। लेकिन पहले हमें S1 चाहिए भाई, S1 क्या है? तो हमें दिख रहा है कि ईस्ट के अलोंग, ईस्ट किधर है, अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस, और वेस्ट किधर है, अलोंग द माइनस एक्स एक्सिस। नॉर्थ किधर है, प्लस वाई एक्सिस, और साउथ किधर है, माइनस वाई एक्सिस। क्या ये क्लियर है बेटा? तो S1 को मैं लिख सकता हूं, S1 मेरा क्या था, ड्यू ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ। तो ये चाहो तो मैं अलग से यहां बना देता हूं, ईस्ट के पैरेलल ऐसे बना दीजिए, दिस इज योर S1, 20 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है। तो S1 को मैं लिख सकता हूं 20 आई कैप। इस बात को समझना, S1 को लिखा जा सकता है 20 आई कैप। तो यानी ईस्ट में गया कोई, और फिर ये गया नॉर्थ में, ये S2 है। तो S2 नॉर्थ में है, तो नॉर्थ क्या है भैया, J के अलोंग बाई Sir, एक्स। J. तो ठीक है, तो S2 को हम लिख देंगे 30 J कैप। एंड वंस S1 एंड S2 आर एक्सप्रेस्ड इन I एंड J, देन ऐड करना तो बिल्कुल बच्चों का खेल। यानी अब क्या करना, अब S1 प्लस S2 यानी कि 20I प्लस 30J। तो ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया
अगर ये दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हैं, है ना, 20 मीटर है ड्यू ईस्ट और 30 मीटर है ड्यू नॉर्थ। कंप्लीट कर लो इसे। क्लियर है बेटा, ये कंप्लीट है? यस सर। यस सर। चलिए मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। जैसे अगर मान लो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हो 20 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट, तो पहले तो इसे आई और जे में एक्सप्रेस करना है कि नॉर्थ ईस्ट जो होता है ये आई जे में कैसे एक्सप्रेस करना है भाई, ये देखना है। तो इसे अंडरस्टैंड करना, ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये है वेस्ट, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। तो ये नॉर्थ ईस्ट होता किधर है? ये एंगुलर बाइसेक्टर होता है इस लाइन का, इस एंगल का। एंगुलर बाइसेक्टर समझते हैं ना? दिस एंगल इज आल्सो 45 एंड दिस एंगल इज आल्सो 45, यानी इट इज डिवाइडिंग दिस कंप्लीट एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। तो दिस डायरेक्शन इज एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट। एक होता है ड्यू नॉर्थ ईस्ट, एक होता है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, और फ्रॉम द के लिए क्या करेंगे, एरो इधर आ जाएगा, या यूं कहें एरो इधर आ जाएगा, और ये क्या होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सर के। फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं, और इस डायरेक्शन को ड्यू साउथ वेस्ट भी बोल सकते हैं। यानी पहले अंडरस्टैंड करना है कि नॉर्थ ईस्ट का जो मतलब होता है ना बेटा, वो होता क्या है। अभी के इसमें है नहीं बेटा, ये सारे चारों डायरेक्शन ना, के का मतलब होगा वर्टिकली, ऊपर या नीचे, है ना। ये चारों दिशाएं क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। जैसे आप कहीं भी खड़े होते हैं तो ये नॉर्थ ऊपर नहीं होता, नॉर्थ आपके सामने होता है ना। सामने वाली जो दीवार है जहां भी आप बैठे होंगे, उसे अगर नॉर्थ मान लें, तो पीछे वाली दीवार क्या है, साउथ, और राइट वाली क्या है, ईस्ट, और लेफ्ट वाली क्या है, वेस्ट। ऊपर की छत अगर कहेंगे तो वो होगा वर्टिकली अप, और नीचे का फ्लोर क्या है, वर्टिकली डाउन। समझ आ रहा है? तो ड्यू नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्या है, जो ये चारों दिशाएं दिखा दी आपने, ईस्ट और नॉर्थ, तो दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट। तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट। तो इसे अगर मैं कहूं कि आईजे में एक्सप्रेस कर दो, ये S1 डिस्प्लेसमेंट, इसको आईजे में एक्सप्रेस कर दो, तो आपको पता है भाई ये एंगल तो 45 है। तो इसका मतलब S1 कैन बी रिटन एज 20 cos 45 I cap एंड 20 sin 45 J cap। देखो भाई क्या समझ आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट इधर है यानी प्लस एक्स में, ये वाला कंपोनेंट इधर है यानी कि प्लस वाई में। और अगर प्लस वाई में है तो जे लगाना है, माइनस वाई में होता तो माइनस जे लगाते। प्लस एक्स के अलॉन्ग है तो आई लगाएंगे, माइनस एक्स के अलॉन्ग होगा तो माइनस आई लगाएंगे। तो फिलहाल जो मैंने ये S1 दिया है, ये है ड्यू नॉर्थ ईस्ट।
तो ड्यू नॉर्थ ईस्ट को आई और जे में बेटा मैंने एक्सप्रेस किया है, यानी 20 cos 45 आई कैप और 20 sin 45 जे कैप। देख लो भाई, क्या ये क्लियर है? यस सर। और आई और जे में जैसे cos 45 की वैल्यू आप जानते ही हैं क्या होती है, 1/√2। ये भी हो गया 1/√2, ठीक है ना। तो अभी और सिंप्लीफाई नहीं करते, करने को कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतना ध्यान रखें कि ये S1 है, ठीक है ना, आई और जे में। तो अगर मैं एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट दूं, वो हो ड्यू साउथ ईस्ट। अब आपको दूसरा एक्सप्रेशन बताना है, S2 20 मीटर ड्यू साउथ ईस्ट। तो चलो इसे आई और जे में एक्सप्रेस करो, मुझे बताओ क्या है। तो नेक्स्ट पेज पे बेटा मैं आ रहा हूँ, ये नोट कर लिया आपने? Yes, sir. चलिए तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और अब मैं आपको एक डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ S2, ठीक है। तो ये क्या है, ये है 20 मीटर ड्यू साउथ ईस्ट। चलो इसे आई और जे में एक्सप्रेस कर दो। एक्सप्रेस इट इन आई एंड जे। तो क्या करोगे भाई, ये बनाओगे, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। तो पहले तो डायग्राम ठीक से बना लेना है कि ये साउथ ईस्ट में ये जो है वो कौन सा वेक्टर होने वाला है, ये वाला वेक्टर होने वाला है। एंड दिस एंगल इज 45 एंड दिस एंगल इज आल्सो 45। तो ये आपका S2। अब S2 को आई और जे में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करने वाले हैं हम? तो आई कंपोनेंट इसका क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। एक्स कंपोनेंट बेटा, सर इट इज पॉजिटिव। हाँ एक्स पॉजिटिव। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डालना है, और ये आपका अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस से आएगा, तो आपका लिखेंगे से 20 cos 45 आई कैप। और वाई कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे? सर इट इज नेगेटिव। राइट, तो ये लिख देंगे -20 sin 45 या cos 45, जो लिखना चाहो, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। तो माइनस जो लगाएंगे जे में, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो -y के अलोंग है। चलिए क्लियर है बेटा? इसे नोट कर लो अच्छे से।
हाँ जी बेटा, कंप्लीट हो गया ये? Yes, sir. चलिए, इसका एक और, यानी अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ड्यू ईस्ट का मतलब क्या होगा, ड्यू नॉर्थ का मतलब क्या है, ड्यू वेस्ट का मतलब क्या है, ड्यू साउथ का क्या है ना। और ये भी समझ में आ गया ड्यू नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ वेस्ट क्या है, ड्यू साउथ वेस्ट क्या है ना, और साउथ ईस्ट क्या है। तो ये एंग्लो बाइसेक्टर्स होंगे। अब एक और इसमें आता है कि अगर हम कहें कि भाई 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन हम दे देंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या बोलेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो चलिए अब फिर से इसे एक्सप्रेस करते हैं आई और जे में। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इसको समझते हैं कि भाई इसको आई और जे में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होता है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में। तो पहले आपको ईस्ट की तरफ खड़ा होना पड़ेगा और फिर नॉर्थ की तरफ घूमना पड़ेगा बाय 30 डिग्री। नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ना, ईस्ट के नॉर्थ में जाना है ना, तो आपको पहले ईस्ट में जाना पड़ेगा, की तरफ खड़े हो जाइए, देन रोटेट योरसेल्फ नॉर्थ की तरफ, और ये एंगल है 30। तो इसका मतलब आपका जो वेक्टर है वो ये है, और ये एंगल हो जाएगा 30। देखिए क्या ये बात समझ में आ गई? थर्टी डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी जब ऑफ ईस्ट लिखा है तो पहले ईस्ट की तरफ आप हैं और फिर आप घूम गए नॉर्थ की तरफ बाय एंगल 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या ये क्लियर है? और जब ये एक बार आ गया तो इसको वेक्टर फॉर्म में यानी आईजे के फॉर्म में लिखने में कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो जाएगा 20 cos 30 आई कैप प्लस 20 sin 30 जे कैप। चलिए नोट भी कर लीजिए, और कोई डाउट है तो पूछ भी लीजिए। देखिए क्या ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो ये कंपोनेंट्स जो हम आज आपने सीखे, जो रिजॉल्व पार्ट सीखा, उसका क्या था, एप्लीकेशन। यानी इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें आप बहुत इजीली कर सकते हैं अगर ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब चलिए एक छोटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूं। जैसे हमें रिजल्टेंट लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, कई वेक्टर्स होंगे जो गिवन होंगे और हमें रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको एक सामने सवाल रख रहा हूँ कि जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और यहाँ कुछ फोर्सेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक फोर्स ये है 5 न्यूटन और एक है 8 न्यूटन
along the plus x axis और एक है 10 न्यूटन 53 डिग्री। तो मैंने एग्जांपल ले लिया फोर्सेस के टर्म में। तो आपको मान लो इन तीनों को ऐड करना है। तो जैसे अभी हमने सीखा कि वेक्टर्स में कि अगर हम आई जे में एक्सप्रेस कर देते हैं वेक्टर्स को तो ऐड करना हो जाता है इजी, यानी लाइक टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं ये तीन फोर्स हैं, इन तीनों को आपको आई और जे में पहले एक्सप्रेस करना है। तो सपोज दिस फोर्स इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3। और ये जो एंगल है ये वाला, ये भी मैं दे दूं, ये है 37 डिग्री। और ये 37 और 53 का जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अगर आपके सामने कोई ट्रायंगल है, ऐसा, ये एंगल 37 है और ये 53 है, तो ये यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता है। वो कैसा होता है, ये साइड होती है 3, ये होती है 4 और ये होती है 5। और जब ये ट्रायंगल आपके सामने होगा तो आप साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे cos 37 निकालना है तो आप जानते हैं ना बेस अपॉन हाइपोट, तो ये होता है 4/5। और साइन 37 निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट तो 3/5। तो ये हमें लर्न रखना है, क्वेश्चंस में हमें मिलेगा। और अगर मान लो मुझे साइन यहाँ cos 53 निकालना है तो बेस क्या हो गया 3 और हाइपोट हो गया 5। और अगर मुझे साइन 53 निकालना है तो एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि 4 और ये हो गया 5। तो इसे हम लर्न कर लेंगे कि 37 53 वाला जो एंगल होते हैं ना, तो इनके सामने वाली साइड यानी 37 के सामने वाला 3 होता है, 53 के सामने वाला 4 और हाइपोट होता है 5। तो इसका हम बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 4 एंड 5। और यहाँ से हम साइन कॉस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि फोर्स F1 F2 और F3 को आपको आई जे में एक्सप्रेस करना है। तो F1 की अगर बात करें, है ना, F1 की अगर बात करें तो वो लग रहा है अलोंग दी प्लस एक्स एक्सिस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 न्यूटन आई कैप। चलो न्यूटन यूनिट छोड़ देता हूँ। तो 8 I इज द एक्सप्रेशन ऑफ F1 इन द वेक्टर फॉर्म, है ना, इन द आई जे के फॉर्म। सिमिलरली अगर मैं कहूँ F2 क्या होगा, तो F2 बहुत इजी है, समझ में आ रहा है। 5 cos 37 आई कैप पॉजिटिव कंपोनेंट और y भी पॉजिटिव ही होगा, तो 5 sin 37 j कैप। और इनकी वैल्यू cos 37 sin 37 ये आपके सामने लिखी हुई है। F3 इंपॉर्टेंट है भाई। F3 का जो x कंपोनेंट है वो आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव है, नेगेटिव। और जो y कंपोनेंट है वो क्या है, पॉजिटिव। तो F3 को मैं लिख सकता हूं -10 cos 53 आई कैप 10 sin 53 j कैप। इसको अच्छे से नोट कर लिए, अच्छे से समझिए बात को। So done. ओके
Sir, I am also done. गुड। तो यानी अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या क्लियर हो गया है बेटा, और उसका एप्लीकेशन समझ में आ गया? जैसे अगर Yes, हम sir. बिल्कुल, है ना, तो रिजोल्यूशन वेक्टर्स में देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि आगे के सभी चैप्टर्स पे बेस्ड है। तो ये सारे क्लियर होने चाहिए, सारे पॉइंट्स। तो हमने जो स्टार्ट किया था रिजोल्यूशन, यहाँ से किया था, इसको एक बार देख लो। कहीं कोई डाउट हो बेटा पूछ लेना। तो ये लास्ट वाला पॉइंट, ये वाला क्लियर है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट वाली बात? Yes, sir. और ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, 37, 53, ये वैल्यूज याद रखना है आपको, और ये भी अच्छे से देखो, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। एक्चुअली मोशन इन 1D में भी इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, डिस्प्लेसमेंट्स वाले जो मैंने आज आपको कराए हैं, है ना, वेक्टर का एप्लीकेशन हो जाता है और आपसे नेट डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं। चलिए ये बेटा क्लियर है ये वाला? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो एक दो छोटी चीजें और सीखेंगे हम लोग। जैसे आज हमने यूनिट वेक्टर सीख लिया है ना, कोई वेक्टर आईजेके में एक्सप्रेस होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये सीख लिया है, ठीक है। तो अगर मान लो यूनिट वेक्टर ही निकालना हो, अगर आईजेके में वेक्टर गिवन हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो सीखते हैं कि क्योंकि इस जरूरत हमें पढ़ने वाली है इस कॉन्सेप्ट की, तो हम समझें कि किसी भी वेक्टर में
जैसे कोई वेक्टर है, उसमें दो ही चीजें होती हैं, एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन। तो ये जो ए कैप है ये क्या है? अगर कोई पूछा आपसे कि ए कैप क्या है तो क्या बोलेंगे आप? यूनिट वेक्टर having the same direction as of vector A, यानी जो डायरेक्शन वेक्टर ए का है वही इसका है ना? और लेकिन है ये यूनिट वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड इसका क्या है? 1। तो a vector has two things, one is its magnitude, other one is its direction, और डायरेक्शन देते हैं यूनिट वेक्टर, ये आज आपने सीखा ही है। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करना चाहिए? हमें वेक्टर को डिवाइड कर देना चाहिए उसी के मैग्नीट्यूड से। अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, तो ये मेथड हो गया यूनिट वेक्टर निकालने का। और मैग्नीट्यूड आज हमने सीखा ही है, मतलब फॉर्मूला एटलीस्ट हमें मालूम है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल दूं तो आप थोड़ा करके मुझे बताएंगे, तो इससे पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन करवा। चलिए ठीक है बेटा। अब एक सवाल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं एक वेक्टर ए, और एक वेक्टर दे दूं बी, और मैं अब आपसे पूछूं कि ए कैप निकालो और बी कैप निकालो। तो अभी अभी आपने सीखा है कि ए कैप क्या होता है? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये होता है ना। और ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? वो है, इस केस में आप ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, यानी 4 प्लस 1 प्लस 9, यानी रूट 14, राइट। और बी कैप भी निकालना है तो चलो बी का मॉड भी निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 1, इट इज रूट 6। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ए कैप क्या होगा, तो ए होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए हो गया 2i प्लस जे प्लस 3k, इसे कंप्लीट वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए रूट 14 से। तो जब डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/14 आई कैप प्लस 1/14 जे कैप रूट 14, और के के लिए क्या करेंगे? 3/√14 के कैप। क्या ये क्लियर है भाई? देखो ध्यान से। हेलो, Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ओके। और अगर आपको ये चेक करना हो कि ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है क्या, तो आप इसका मैग्नीट्यूड चेक कर सकते हैं, यानी 2/√14 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1/√14 का स्क्वायर कर दीजिए और 3/√14 का स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, तो यू विल गेट एक्चुअली 14/14 का रूट, दैट इज 1, है ना। आप चेक कर सकते हैं कि इस मेथड से जो हमने ए कैप निकाला है, हम इसे बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है भी या नहीं? तो हम चेक कर सकते हैं मैग्नीट्यूड, जो 1 हमें मिलने वाला है। क्लियर है? Yes, sir. अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल हमने देता हूँ कि ए और बी आपके सामने गिवन है। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं ये बेटा ये वाला पार्ट ड्रॉप कर देता हूँ। नोट कर लिया आपने? Yes, sir.
तो चलिए स्पेस थोड़ा यहीं बना लेते हैं। और अब मैं आपसे, ये ए और बी आपको गिवन है और मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ऐसा वेक्टर ढूंढो, कोई वेक्टर सी है, उसको बताओ क्या कौन सा वेक्टर सी होगा, such that whose magnitude is same as that of A and direction is same as that of B. Now the question is, find a vector C such that its magnitude is same as that of A चलिए ये निकालना है आपको, एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है ए के और डायरेक्शन है बी। तो भाई बताओ कैसे होने वाला है, कुछ आइडिया क्लिक कर रहा है कैसे करना है? जैसे मैंने अभी बताया कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो हमें वेक्टर सी जो ढूंढना है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? तो आंसर है ए के। तो यानी ये हो जाएगा ए मॉड या मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किसके अलोंग है? बी के, तो यहाँ लिख लेंगे बी कैप। तो समझ जाओ, यानी वेक्टर सी इज, अगर हमें सी का मैग्नीट्यूड मिल जाए और उसका यूनिट वेक्टर मिल जाए जिसके अलोंग है ये, ठीक है ना, तो हमें मिल जाएगा वेक्टर सी। तो ए का मॉड क्या है भाई, तो भी निकाला था, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 1 प्लस 9 रूट 14, ठीक है ना। और बी कैप भी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, यानी आई प्लस 2j प्लस के, यानी वेक्टर बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड व्हिच इज रूट 6। तो ये आपका बी कैप है। तो यानी अब वेक्टर सी हो जाएगा, ए का मॉड तो हो गया रूट 14 और ये हो गया बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी बी कैप एक्चुअली। तो ये दे देगा हमें रिक्वायर्ड वेक्टर सी whose magnitude is same as that of A and direction is same as that of B। भाई देखिएगा क्या ये क्लियर है बेटा? Sir, please repeat. हाँ रिपीट कर देते हैं। जो देखो ए और बी गिवन है आपको, है ना, ए इज गिवन टू यू, बी इज गिवन टू यू, एंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, फाइंड अ वेक्टर सी सच दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ना ए का, तो कितना आया रूट 14, एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ बी। तो बी का डायरेक्शन का मतलब क्या, बी कैप एक्चुअली। तो बी कैप कैसे निकालते हैं, वेक्टर बी को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड। अगर वेक्टर बी को बी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, बी कैप। अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, Yes, sir. है ना। तो बी कैप अगर हमने निकाल लिया है तो हम वेक्टर सी जो होता है वो होता क्या है, तो मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन होता है, तो यही है ना वेक्टर सी। यानी ये दोनों चीजें अगर मुझे मिल जाएंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी मिल जाएगा, बी कैप भी मिल जाएगा, तो बस यहाँ रख देना है और हमें मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर सी, जिसका मैग्नीट्यूड तो ए के बराबर है और डायरेक्शन बी के अलोंग है। Okay, sir. हाँ जी बेटा, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके।
चलिए, तो अब हमने क्या किया है, हमने वेक्टर्स में आज रिजोल्यूशन पढ़ लिया है और इसका एप्लीकेशन भी देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट कर देंगे टॉपिक को, यानी स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी देख लेंगे। ऑल्दो उसकी जरूरत वक्त पावर एनर्जी में पड़ेगी वैसे, बट ज्यादा बड़ा नहीं है, उसे पढ़ लेते हैं और फिर हम मोशन 1D के डेफिनेशंस पर आएंगे, राइट? Yes, sir. चलिए, तो ठीक है, फिर आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं। चलिए, ओके बेटा। Thank you, sir. ओके बेटा।